अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज का लेक्चर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से रिलेटेड है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से रिलेटेड तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर ये लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को। ठीक है, हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस क्या हैं, इसमें किस किस्म के इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, क्या मेथड होता है। लेकिन उससे पहले चंद इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जानना ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब इसमें ज़रा देखें कि जो मेटल आयंस है, मेटल आयंस स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स, कौन से ट्रांजिशन मेटल्स, वो लीवस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। लीवस एसिड क्या हैं? ऐसी स्पीशीज जो क्या करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं। किससे एक्सेप्ट करती हैं? फ्रॉम लीवस बेसिस। ठीक है, तो होता क्या है कि जो मेटल्स आयंस ख़ास तौर पे ट्रांजिशन मेटल्स, उनमें क्या होता है, उनमें डी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट होता है। तो ये जो मेटल्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स, दे एक्ट एज अ लीवस एसिड्स बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लीवस बेसिस। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो मेटल केटाइंस हैं, ये फिर लीवस बेसिस के साथ कंबाइन होते हैं और रिजल्टेंट एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो लीगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है और ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा ये है, इसी तरह ये। तो सेंट्रल मेटल एटम एक्ट करता है एज अ लीवस एसिड और जो लीवस बेसिस होते हैं यानी लीगेंड्स, वो क्या करते हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब होता क्या है कि जो सेंट्रल एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, ज़रा देखिएगा, द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स दैट अ केटाइन टेंड्स टू फॉर्म विद इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, अब जारी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स जो हैं वो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे उतने ही कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। या दूसरी तरह से हम कहते हैं कि एक सेंट्रल एटम के साथ कितने डोनर एटम्स अटैच होते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो आम तौर पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर हैं वो 2, 4, 6। ठीक है, अगर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो फिर ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो उसमें ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो सकती है या स्क्वायर प्लेनर हो सकती है। और इसी तरह जो है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिर ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो जो ज्योमेट्री होती है, द ज्योमेट्री ऑफ लिगेंड्स अबाउट द सेंट्रल एटम, ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होगी वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि एक सेंट्रल एटम के साथ कितने लिगेंड्स अटैच हैं। ठीक है, या एक सेंट्रल एटम जो है वो लिगेंड मॉलिक्यूल के साथ कितने बॉन्ड्स बना रहा है। तो ये आपने एक जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट ज़रा देखिएगा कि जो टाइट्रेशन, ख़ास तौर पे हम बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, अ टाइट्रेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होगा, इसमें एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, दैट गिव्स द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब इससे ज़रा प्रीवियस आए, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हमने क्या कहा था कि एसिड बेस रिएक्शन होगा और नतीजतन साल्ट एंड वाटर बनेंगे। उसके बाद हमने रिडॉक्स टाइट्रेशन में डिस्कस किया था कि उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट करते हैं। एक ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। ठीक है, वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है।
उसके बाद हमने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में पढ़ा था कि ऐसी टाइट्रेशन के जिसमें क्या हो, जिसमें टाइट्रेंट और एनालाइट के रिएक्शन के नतीजे में प्रेसिपिटेट्स बने, इनसॉल्युबल साल्ट बने, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। अब ये जो कोऑर्डिनेशन फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टाइट्रेशन आर यूज्ड टू टाइट्रेट केटाइंस वाया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएजेंट। यानी यहाँ पे हम एनालाइट को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट किया जाता है जिसके नतीजे में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टाइट्रेशन आर यूज्ड टू टाइट्रेट केटाइंस वाया कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएजेंट्स। तो complexometric titration are particularly useful for the determination of a mixture of different metal ions in solution। यानी सोल्यूशन में डिफरेंट मेटल्स आइंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की जाती है। ख़ास तौर पे कौन से मेटल आइंस, जो कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, तो उनकी एस्टिमेशन के लिए क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की जाती है। अब इसमें हमने बात भी की लिगेंड की। तो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड एक ऐसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या कोई आयन हो सकता है, ठीक है, कि जिसके पास क्या हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर हो और वो मेटल एटम को डोनेट कर सके। अ लिगेंड इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन हैविंग अ लॉन पेयर दैट कैन बी यूज टू फॉर्म अ बॉन्ड टू अ मेटल आयन, ठीक है। लिगेंड क्या करेगा, उस लॉन पेयर को यूज करेगा मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। द बॉन्ड आर आइदर ऑर्डिनरी कोवलेंट बॉन्ड्स इन विच द मेटल एंड लिगेंड कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन ईच, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय द लिगेंड। अब इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि जो मेटल एटम है, ठीक है, या मेटल आयन, वो लिगेंड के साथ सिंपल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनाएगा। अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो फिर क्या होगा, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर वो कौन डोनेट करेगा, वो लिगेंड जो है डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है बॉन्ड जो है वो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है कि जिसमें मैटर और लिगेंड दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करें, या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा कि जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट कर रहे हैं, लिगेंड। तो लिगेंड एक्चुअली होता क्या है, लिगेंड एक ऐसा एटम, कोई ऐसा मॉलिक्यूल या कोई आयन कि जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है या कोऑर्डिनेशन करता है किसके साथ, मेटल एटम के साथ। अब नेक्स्ट एक टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर ये इंटरव्यूज़ में भी इस टर्म के बारे में पूछा जाता है, चिलेशन, ठीक है, या व्हाट इज़ चिलेट। अब चिलेट होता क्या है, ज़रा देखिएगा, हमने अभी डिस्कस किया कि क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, लिगेंड। किस तरह, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करके, ठीक है, या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, सही हो गया। तो होता क्या है कि अगर एक लिगेंड, ठीक है, उसके पास क्या हो, उसके पास दो या दो से ज़्यादा डोनर ग्रुप्स हों या डोनर एटम्स हों, और वो दोनों को या जितने भी डोनर एटम्स हैं उनको यूज़ करके क्या करे, मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाए, तो इस सूरत में क्या होगा, एक हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनेगी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, चिलेट रिंग कहते हैं, ठीक है। और इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, चिलेट कहा जाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ज़रा देखिएगा, चिलेट क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स formed between the ligand containing two or more donor groups and metal to form a ring structure, ठीक है। यानी होगा क्या कि मेटल और लिगेंड के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसके नतीजे में रिंग स्ट्रक्चर बने, और ये तब पॉसिबल है जब डोनर एटम जो है, डोनर मॉलिक्यूल जो है, सॉरी, जो लिगेंड है उसके पास क्या हो, दो या दो से ज़्यादा डोनर ग्रुप्स मौजूद हों, ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, जैसा कि ये हमारे पास है, दैट इज़ अ कॉपर, और हमारे पास ग्लाइसिन है। अब जो ग्लाइसिन है इसके पास कौन कौन से वो डोनर एटम्स हैं, ठीक है, इसके पास ये अमाइनो ग्रुप भी है, ठीक हो गया, और दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन भी है। तो होता क्या है कि ये खुद को कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल
मेटल एटम कॉपर के साथ बाय टू डिफरेंट डोनर एटम्स। नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और ऑक्सीजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होता है, लिगेंड और मेटल एटम आपस में मिलके एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। तो चिलेट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि लिगेंड और मेटल के दरमियान बनता है। ठीक है, कब बनता है, जब लिगेंड के पास क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम्स या ग्रुप्स होंगे। ठीक है, और नतीजतन जो स्ट्रक्चर होगा वो रिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट जरा देखिएगा, जो चिलेटिंग एजेंट है, चिलेटिंग एजेंट क्या होगा, चिलेटिंग एजेंट कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जिसके पास दो या दो से ज़्यादा डोनर ग्रुप्स हों और वो मेटल के साथ कंबाइन होके क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाए जिसका रिंग स्ट्रक्चर हो, तो ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऐसा रिएजेंट क्या कहलाता है, चिलेटिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा चिलेटिंग एजेंट है, दैट इज ग्लाइसिन इज अ चिलेटिंग एजेंट। सही हो गया। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि चिलेट्स आर यूजली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये आम तौर पे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन किस में सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि चिलेशन के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि चिलेशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा कि जिसका रिंग स्ट्रक्चर है। और क्यों बनेगा, क्योंकि लिगेंड जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है उसके पास दो या दो से ज़्यादा डोनर ग्रुप्स मौजूद हैं। ठीक है, और जब सारे डोनर ग्रुप्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं, चिलेट कहते हैं। अब नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट है कि जो सोलबिलिटी होती है, द सोलबिलिटी ऑफ मेटल चिलेट इन वाटर, ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप। अगर तो चिलेट में कोई हाइड्रोफिलिक ग्रुप मौजूद है, लाइक कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे बाई सल्फाइड है, अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, when both acidic and basic groups are present the complex will be soluble over a wide range of pH। तो इसका मतलब है कि अगर चिलेट जो है उसमें कोई हाइड्रोफिलिक ग्रुप मौजूद है तो वो वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। ठीक है, और उसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो है वो आइदर एसिडिक हो या बेसिक हो, तो वो कॉम्प्लेक्स जो है सॉल्युबल होता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ पीएच। अब दूसरा क्या है, व्हेन हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स आर एब्सेंट, जब हाइड्रोफिलिक ग्रुप एब्सेंट होता है तो फिर क्या होगा, द सॉल्युबिलिटीज ऑफ बोथ द चिलेटिंग एजेंट एंड द मेटल चिलेट विल बी लो। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है, और ऐसे फिर चिलेट क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और एजेंट है, उसे कहा जाता है सीक्वेंस्ट्रिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या है, जरा देखिएगा, लिगेंड्स विच फॉर्म वाटर सॉल्युबल चिलेट, जैसा कि ईडीटीए, ईडीटीए क्या है, ये वाटर सॉल्युबल चिलेट है। दे यूज टू लिबरेट और सोलुबलाइज मेटल आइंस। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे एजेंट्स, ऐसे जो है चिलेट्स, ये क्या करते हैं, ये मेटल आइंस को सोलुबलाइज कर देते हैं या लिबरेट करते हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है सीक्वेंस्ट्रिंग एजेंट्स। दोबारा देखिएगा, लिगेंड्स विच फॉर्म वाटर सॉल्युबल चिलेट्स, फॉर एग्जांपल ईडीटीए, दे आर यूज, इनको यूज किया जाता है टू लिबरेट और सोलुबलाइज, यानी मेटल आइंस को क्या करने के लिए, वहां से सेपरेट करने के लिए या सोलुबलाइज करने के लिए। तो ऐसे एजेंट्स को कहा जाता है सीक्वेंस्ट्रिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट जरा देखें, द एजेंट विच फॉर्म वाटर सॉल्युबल चिलेट आर यूज टू रिमूव द मेटल आइंस फ्रॉम सोल्यूशन बाय प्रेसिपिटेशन। यानी ऐसे चिलेट्स, वाटर इनसॉल्युबल चिलेट्स, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनको यूज किया जाता है मेटल आइंस को रिमूव करने के लिए। किस तरह, प्रेसिपिटेशन के तरह, प्रेसिपिटेशन के थ्रू। अब जरा देखिएगा, मेटल आइंस सोल्यूशन में मौजूद हैं, आप उसमें कोई चिलेटिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, वो चिलेटिंग एजेंट क्या करेगा, उस मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, वाटर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो होगा क्या, जब वाटर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स यानी चिलेट बनेगा तो वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू आप उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो इसी तरह इन इनसॉल्युबल चिलेट्स को आप यूज कर रहे हैं मेटल आयंस को रिमूव करने के लिए फ्रॉम सॉल्यूशन, किसके थ्रू, प्रेसिपिटेशन के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स। और
या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइट्स ऑफ अटैचमेंट टू द मेटल आयन। यानी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कौन से हैं? लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जो कि मेटल आयन के साथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, चिलेट बनाते हैं। और हम अभी टाइप्स देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइट ऑफ अटैचमेंट। सबसे पहले जो है दैट इज़ यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड, या इसे सिंपली लिगेंड कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, द लिगेंड अटैच टू मेटल एट वन साइड, यानी जो लिगेंड है वो एक ही साइड से मेटल एटम के साथ अटैच होगा, ठीक है, यानी थ्रू सिंगल डोनर एटम, ठीक है, एक ही डोनर एटम जो है इसके पास होगा, तो इसे हम कहेंगे यूनिडेंटेट लिगेंड। ठीक हो गया। द लिगेंड अटैच टू मेटल एट वन साइड। अब इसमें एग्जांपल क्या है, वाटर है, अमोनिया है, साइनाइड है, क्लोराइड है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है। अब इनके पास क्या है, इनके पास एक ही डोनर एटम है कि जिसके पास लॉन पेयर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मेटल एटम को डोनेट करेगा और कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो फॉर्मिंग वन कॉर्ड, तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और कैपेबल ऑफ डोनेटिंग वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसके पास वो एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल देखें कि अमोनिया जो है नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है, तो ये डोनेट कर रहा है सिल्वर को। इसी तरह यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है, कॉपर कॉम्प्लेक्स है जिसमें 4 अमोनियम आइंस एज अमोनियम जो है मॉलिक्यूल एज अ लीगेंड है। ठीक है, तो यहाँ जरा देखिएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, वो कितने बॉन्ड बनाता है या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो क्या होगा, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, या कह लें कि नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जितने लिगेंड्स अटैच होंगे मोनोडेंटेट लिगेंड, उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है जी बाईडेंटेट लिगेंड। अब इसमें क्या होता है कि जो लिगेंड अटैच है मेटल के साथ, तो वो दो डिफरेंट साइड से अटैच होता है। ठीक है, यानी उस लिगेंड के पास क्या होगा, उस लिगेंड के पास दो डोनर एटम्स होंगे या वो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है इथाइलिन डाइअमाइन की। अब इसमें ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, दो अलग अलग नाइट्रोजन हैं, दोनों के पास लोन पेयर है। जब ये दोनों क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो ये बाइडेंटेट है। ये बाइडेंटेट ऐसा लिगेंड कि जिसके पास क्या हो, दो डोनर ग्रुप्स हों। ठीक है, और नतीजतन हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना है, तो ये क्या है, इसमें रिंग स्ट्रक्चर आ गया, तो ये चीलेट है। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ट्राइडेंटेट लिगेंड में क्या होता है, लिगेंड जो है उसके पास तीन डोनर एटम्स होंगे, तीन डोनर ग्रुप्स होंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास है डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन, इसमें तीन नाइट्रोजन हैं जिनके पास लोन पेयर है। इसी तरह टेट्राडेंटेट में क्या होगा, चार डोनर एटम्स होंगे। ठीक है, द लिगेंड अटैच टू मेटल एट फोर साइड्स। ठीक हो गया, यानी ये ऐसा लिगेंड है कि जो चार कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल एटम के साथ, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ईडीटीए को, जो कि एक क्या है, चिलेटिंग एजेंट है। ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। तो इथाइलिन डाइअमाइन, इसे ईडीटीए कहते हैं। ठीक है, इसका ज़रा स्ट्रक्चर देख लें। ये इसका स्ट्रक्चर है कि इसमें इसका पूरा नेम क्या है जी, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक हो गया। अब ये डाइअमाइन किस तरह के, यहाँ भी है और यहाँ भी नाइट्रोजन है, और इधर हम इस तरफ क्या है, एसिड जो है एसिटेट एसिटिक एसिड जो है वो अटैच है। ठीक है, तो ये क्या होगा, टेट्रा एसिटिक एसिड होगा और इथाइलिन डाइअमाइन। तो यहाँ जरा कहानी जरा देखिए इसकी। द ईजीटीए मॉलिक्यूल है 6 पोटेंशियल साइट्स, यानी इसके पास जो डोनर ग्रुप्स हैं या डोनर एटम्स हैं या डोनर साइट्स हैं, वो कितनी है, 6 है, 6 है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये हेक्साडेंटेट है। इसे हम क्या कहेंगे, हेक्साडेंटेट। अब इसमें 4 कार्बोक्सिल ग्रुप और 2 अमाइनो ग्रुप,
ये 6 के 6 क्या हैं, ये 6 के ही क्या हैं, इसकी डोनर साइट्स हैं। तो यानी कि ये सेंट्रल एटम को जब इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा तो कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 6। तो ये हेक्साडेंटेट है। इसी तरह कुछ और भी हैं जैसे कि क्राउन ईथर्स और क्रिप्टेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये साइक्लिक ईथर्स होते हैं। अब ये 18 क्राउन 6 है। ठीक है, 6 क्या है कि इसमें 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, और ओवरऑल अगर बात करें इसमें रिंग में टोटल एटम्स कितने, 18 है। इसी तरह ये जो है, ये क्या है, डाई बेंजो 18 क्राउन 6। जो लास्ट वाला 6 है वो ऑक्सीजन एटम्स के लिए, 18 जो है वो जो सेंट्रल रिंग बनती है उसके एटम्स हैं। और इसमें साथ में 2 डाई बेंजो जो हैं ग्रुप अटैच हैं। और इसी तरह ये हैं क्रिप्टेंट्स 2 2 2। ठीक है, तो ये भी क्या हैं, ये भी ऐसे हैं चिलेटिंग एजेंट्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो EDTA है, इथालीन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है। अब एसिडिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं तो ये अपना जो कार्बोक्सिल ग्रुप से एक H है, प्रोटॉन है, वो डोनेट करेगा एसिडिक करेक्टरिस्टिक्स में। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, इस तरफ भी कार्बोक्सिल ग्रुप के पास, सभी के पास हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे उसने क्या किया है, इस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से अब प्रोटॉन जो है वो क्या, कहाँ गया, वो इन नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर हैं डोनेशन के थ्रू वो हाइड्रोजन जो है शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया, यानी ये क्या है, ये इनकी टैटोमेरिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, तो ये टॉटोमर्स हैं, यानी ये दोनों फॉर्म्स, ये वाली और ये। ठीक है, अब ये वो जो है जिसमें 4 के 4 हाइड्रोजन अटैच हैं मॉलिक्यूल के अंदर ही हैं, चाहे वो कार्बोक्सिल ग्रुप्स के साथ हैं अटैच या उसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ चले गए, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है H4Y के साथ। H4Y क्या है, इट इज़ अ EDTA। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, नेक्स्ट क्या हो कि अगर एक H पॉजिटिव कम हो जाए, ठीक है, यानी कि EDTA ने क्या किया, एक H पॉजिटिव डोनेट कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए फिर जो उसका फॉर्म लिखी जाती है वो लिखी जाती है H3Y नेगेटिव। अब ये क्या था, EDTA ने एक्ट किया एज अ एसिड, तो ये H3Y ये अब क्या बन गया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब यहाँ से क्या हो कि एक मज़ीद H पॉजिटिव वो डोनेट कर दे। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसके पास 2 H रह जाएंगे, तो ये बन जाएगा H2Y-2। ठीक है, इसी तरह अगर वो तीसरा भी H पॉजिटिव दे दे तो इसकी फॉर्म क्या बन गई, HY-3। और लास्ट पे अगर चौथा भी H वो क्या करता है, डोनेट कर देता है, तो ये Y-4। ठीक है, यानी कि EDTA की ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे जैसे वो एक H पॉजिटिव डोनेट करेगा, ठीक है, एज अ एसिड एक्ट करेगा, तो उससे फिर क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस बनता जाएगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो रिएजेंट EDTA है, ठीक है, ये क्या है। ठीक है, EDTA जो है इसको कैसे किया जाता है, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डाई सोडियम साल्ट, अब आपने स्ट्रक्चर इसका याद रखना है EDTA का कैसा है। ठीक है, EDTA का स्ट्रक्चर किस तरह है कि इसमें 4 कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं। ठीक है, और कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ यानी कि हाइड्रोजन अटैच हैं। अगर ये 2 हाइड्रोजन दे दे और इसके साथ 2 सोडियम अटैच हो जाएं, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा, डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA जो है ये वाटर सोलुबल चिलेटिंग एजेंट है और इसे ही प्रेफर किया जाता है। ठीक है, इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड। और ये जो है ये नॉट हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, और ये वेरी स्टेबल स्कैंस्ट्रिंग एजेंट है। यानी कि ये ऐसा एजेंट है जो कि मेटल आइंस को क्या करेगा, लिबरेट करने में, ठीक है, हेल्प आउट करेगा। इसको हम एज अ चिलेटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो सोल्यूशन में से मेटल आयन के साथ ये क्या करेगा, ठीक है, चिलेट बनाएगा और उसको हम फिर प्रेसिपिटेट्स के थ्रू सेपरेट करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, ये भी एक चिलेटिंग एजेंट है जो कि इनसॉल्युबल चिलेट बनाता है विद मेटल आयन। ठीक है, तो EDTA जो है ये वाइडली यूज होने वाला जो है चिलेटिंग एजेंट है। ये चिलेटिंग एजेंट, अगेन मैं इसको रिकॉल कर दूं, चिलेटिंग एजेंट क्या है, एक ऐसा रिएजेंट
एक जो कि लिगेंड के तौर पे एक्ट करता है और ईडीटी की बात करें तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ये मेटल एटम के साथ, मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट होके क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ईडीटीए वाइडली यूज होता है। तो इसकी क्या खासियत है, इसकी लो प्राइस है, ये इसका स्पेशल स्ट्रक्चर है कि जिसमें 6 लीगेंड एटम्स हैं एंड इट फॉर्म्स स्ट्रेन लेस 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये क्या 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। ठीक है, स्ट्रेन लेस 5 मेंबर्ड रिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो फैक्टर्स हैं जो कि ईडीटीए रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले है द नेचर एंड द एक्टिविटी ऑफ अ मेटल आयन। नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ मेटल आयन में ईडीटीए फॉर्म्स complexes with most cations as 1:1 irrespect of the valency of the ion। यानी कि ईडीटीए जो है वो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें जो रेशो होती है वो 1:1 होती है। ठीक है, किसकी रेशो, मेटल आयंस की और ईडीटीए की। ठीक है, जैसा कि यहाँ देख लें। ठीक है, इस केस में और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये उस मेटल आयन की वैलेंसी के इररिस्पेक्टिव, यानी कि वैलेंसी ऑफ द आयन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इन सभी केसेस में क्या है, इन सभी केसेस में जितने जो हैं मेटल आयंस होंगे उतने ही ईडीटीए जो हैं लिगेंड्स वो उसके साथ जो है अटैच होगा, यानी रेशो 1:1 रहेगी। यानी एक अगर मेटल आयन है तो उसके साथ एक ही ईडीटीए मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, उसको कोऑर्डिनेट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब नेक्स्ट जो है कि ईडीटीए रिएक्शंस जो हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ पीएच। ठीक है, अब इसमें ज़रा देखिएगा, इफ़ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द मेटल हाइड्रोक्साइड इज लो इट मे बी प्रेसिपिटेटेड इफ द हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज टू मच। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, अक्सर क्या होता है कि जो मेटल हैं, अब हमारा मकसद तो ये है ना कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कि जो मेटल आयंस हैं वो चिलेटिंग एजेंट के साथ कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट हों। लेकिन अगर उस मेटल की हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो है तो फिर क्या होगा, फिर किसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, फिर उस मेटल हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या हो, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, on the other hand lower pH values when the concentration of Y4 negative is lower the stability constant of the complexes with will not be so high। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अगर pH वैल्यू क्या होती है, लो होती है। ठीक है, जब कंसंट्रेशन क्या होगी, Y4 नेगेटिव, ये वो ईडीटीए कि जिसके चारों हाइड्रोजन जो हैं वो जा चुके हैं, इसकी कंसंट्रेशन लो होगी तो फिर सॉल्व जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, वो लो होगा। यानी कि लो पीएच पे क्या होता है, लो पीएच पे ईडीटीए की जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो क्या होती है, कम होती है। ये सिंपल आप याद रखें। इसके बाद क्या जी, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मोस्ट डाईवैलेंट मेटल आर स्टेबल इन अमोनिकल सॉल्यूशन। दोज ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स such as copper, lead and nickel are stable down to pH 3 and hence can be liberated selectively in the presence of alkaline earth metals। अब यहाँ पे उन्होंने दो बातें की हैं कि एक ऐसे मेटल्स जो कि डाईवेलेंट हैं वो स्टेबल होते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन में। ठीक है, जो कि डाईवेलेंट कौन से मेटल्स हैं, लाइक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और इसी तरह बाकी जो हैं लाइक कॉपर, लेड और निकल वगैरह। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसी तरह कॉपर, लेड और निकल वगैरह ये स्टेबल होंगे अप टू pH 3 तक। ठीक है, और ये आसानी से लिबरेट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी कि सॉल्यूशन में अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मौजूद हैं और इसी तरह ट्रांजिशन मेटल्स मौजूद हैं तो ट्रांजिशन मेटल्स आसानी से क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके वहाँ से सेपरेट हो जाएंगी। इसी तरह ट्राईवेलेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, दे यूजली स्टिल मोर firmly बाउंड एंड स्टेबल इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, ट्राईवेलेंट मेटल्स जो हैं
ये क्या करते हैं, ये स्टेबल रहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन में। ठीक हो गया। जैसे कि कोबाल्ट 3 है, तो कोबाल्ट 3 EDTA कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है इन कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है। आल्दो मोस्ट कॉम्प्लेक्स आर स्टेबल ओवर अ फेयर रेंज ऑफ पीएच। ठीक है, बहुत से कॉम्प्लेक्स ऐसे भी हैं कि जो एक वाइड रेंज ऑफ पीएच में स्टेबल रहते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशंस आर यूजुअली बफर्ड एट अ पीएच एट विच द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। तो होता क्या है कि उस सॉल्यूशन को बफर्ड किया जाता है ताकि जो कॉम्प्लेक्स बने, ठीक है, वो पीएच के चेंज होने से ज़्यादा इफेक्ट ना हो, कॉम्प्लेक्स क्या रहे, स्टेबल रहे। तो इसलिए पीएच को मेंटेन करने के लिए फिर क्या किया जाता है, बफर यूज़ किया जाता है। एंड एट अ पीएच द कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर मस्ट इज मोस्ट डिस्टिंक्ट, यानी कि एक ऐसी पीएच रेंज को मेंटेन करना ज़रूरी है कि जहाँ पे इंडिकेटर जो है वो विजिबल कलर चेंज जो है वो शो कर सके। तो ये सारी कहानी कि जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ पीएच को डिस्कस किया है, इसको मैं रिकॉल कर देता हूँ। होता क्या है कि अगर जो मेटल्स हैं उनके मेटल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो होगी तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और इसी तरह लोअर पीएच पे ज़्यादातर जो है कॉम्प्लेक्स वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। डाईवेलेंट मेटल्स अमोनिकल सोल्यूशन में तो स्टेबल हैं। तो होता क्या है कि जैसे अगर हम चाह रहे हैं कॉपर, लेड या निकल वगैरह को की सेपरेशन, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रेजेंस में क्या होगा, वो आसानी से लिबरेट हो जाएंगे। ठीक है, अराउंड डाउन टू pH 3। और ट्राई वैलेंट मेटल्स जो हैं, इनकी कहानी क्या है कि ट्राई वैलेंट मेटल्स नॉर्मली जो हैं वो फिर्मली बाउंड होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है। तो और बहुत से कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं कि जो एक वाइड रेंज ऑफ पीएच में क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ठीक है। तो पीएच को मेंटेन किया जाता है बाय यूजिंग बफर, और इसका मकसद क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो भी स्टेबल रहे, और जो एंड पॉइंट है या कह लें कि जो इंडिकेटर का कलर चेंज है वो मोस्ट डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, यूनिक हो, आसानी से उसे एंड पॉइंट पे हम क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें। इसी तरह नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ इंटरफेयरिंग आइंस, कि प्रेशर का जो इफेक्ट है इंटरफेयरिंग आइंस पे। ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन द ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम व्हेन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड, एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैनी क्लोरोमेट्रिक एसिड। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर प्रेशर चेंज हो तो जो आइंस हैं, ठीक है, इंटरफेयरिंग आइंस, ठीक है, प्रेशर बढ़ाने से उनका इफेक्ट या उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि ईडीटीए रिएक्शन को इफेक्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऑन कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि हाई टेम्परेचर क्या करता है, काजेज अ स्लाइट इंक्रीजिंग इन आयनाइजेशन। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स की आयनाइजेशन बढ़ेगी और स्टेबिलिटी कांस्टेंट फिर क्या है, लोअर, कम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह इथानॉल की प्रेजेंस में क्या होता है, इथानॉल की प्रेजेंस में स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज होता है। किस वजह से, क्योंकि इथानॉल क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स की आयनाइजेशन को सप्रेस कर देगा। ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग नो आयन इन कॉमन, अगर आपने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ है कि जिसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं है विद कॉम्प्लेक्स, तो उसके नतीजे में फिर क्या होता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो कॉमन आयन इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आयनाइजेशन इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिक्रीज होगा। अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं जो कॉमन आयन प्रोवाइड करता है, तो कॉमन आयन क्या करता है, वो आयनाइजेशन को सप्रेस कर देता है, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट इंक्रीज होगा। और अगर एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है जो कि आयंस, जी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, यानी कौन से फैक्टर हैं जिन पर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जी है इफेक्ट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब जो सेंट्रल मेटल आयन है, इसके में डिफरेंट जो हैं फैक्टर्स हैं, जैसे कि आयनिक साइज है, ठीक है, या मेटल रेडियस। इसकी बात करें तो स्मॉलर एन आइन ग्रेटर इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका रेडियस, उसका साइज जितना स्मॉल होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल बनेगा।
ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आयनिक चार्ज, यानी मेटल के आयन के ऊपर जो चार्ज है, तो हायर द चार्ज इट विल गिव मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, यानी जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना सेंट्रल मेटल एटम पे, मेटल आयन पे, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल होगा। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, जैसे कि फेरी साइनाइड हेक्सा सियानोफिरेट है, ये मोर स्टेबल है क्योंकि इसमें जो आयरन है उस पर चार्ज क्या है, +3 है, बजाय फेरोसाइनाइड के। फेरोसाइनाइड में क्या होता है, वहाँ पे जो चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम पे वो +2 है। तो जितना ज़्यादा हायर चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स उतना मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, अब इसी तरह जो मेटल है, ठीक है, उसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जो कॉम्प्लेक्स है उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, द हायर एसिडिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल, द हायर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है मेटल विच हैज़ इनकम्प्लीट आउटर शेल। अब जो सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, अगर उसका आउटर शेल जो है इनकम्प्लीट है तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके नतीजे में भी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा मोर स्टेबल होगा। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से क्या मुराद है कि सेंट्रल मेटल एटम के गिर्द जो लिगेंड्स अटैच हैं वो फिर्मली अटैच रहें। ठीक है, तो ये सारी वो कंडीशंस हैं, वो फैक्टर्स हैं जिसके नतीजे में क्या होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, इसको दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं। जितना स्मॉल साइज होगा मेटल एटम का, ठीक है, मेटल आयन का, या स्मॉल रेडियस कह लें, तो कॉम्प्लेक्स उतना स्टेबल होता है। आयनिक चार्ज जितना ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, हायर होगी। और इसी तरह मेटल आयन जो है विच हैज़ अ इनकम्प्लीट आउटर शेल, इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल बनेगा। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज इफेक्ट ऑफ लीगेंड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लीगेंड, इसमें सबसे पहला जो है दैट इज अ बेसिक करैक्टर। अब यहाँ देखिएगा लीगेंड का काम क्या है कि उसने सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करना है। तो लीगेंड की बेसिसिटी जितनी हायर होगी तो इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू एक्ट एज अ बेस। ठीक है, लीगेंड का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करे। ठीक है, तो उसकी बेसिसिटी जितनी हायर होगी तो उसकी एबिलिटी टू एक्ट एज अ लीगेंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वो भी क्या होगी, हायर होगी। तो उसके नतीजे में जो है कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इस पॉइंट को देखिए दोबारा, द हायर द बेसिसिटी द हायर द एबिलिटी ऑफ लीगेंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, सो लीगेंड कॉन्टेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिएगा कि लीगेंड्स के जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम मौजूद हों, ठीक है, तो किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ एक जो है सीक्वेंस में देखें तो नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। ठीक है, यानी कि अगर लीगेंड के पास नाइट्रोजन एटम है डोनर, तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी बाकियों की निस्बत। तो इस ऑर्डर में जो है इट इज़ अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। लीगेंड के पास जो डोनर एटम है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है। तो लीगेंड की बेसिसिटी जितनी ज़्यादा होगी कॉम्प्लेक्स जो है उसके बनने के चांस और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। उसके बाद है द एक्सटेंट ऑफ चिलेशन। अब यहाँ जरा देखें, द एक्सटेंट ऑफ चिलेशन, जो मल्टी डेंटेड लीगेंड है वो क्या करते हैं, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एज कंपेयर टू मोनोडेंटेट। ठीक है, तो लीगेंड्स जो कि मल्टी डेंटेट होते हैं दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन मोनोडेंटेट। और इसी तरह थर्ड फैक्टर जो है वो है स्टेरिक इफेक्ट, कि जितना बल्कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप अटैच होगा बल्कि लीगेंड फॉर्म लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यानी लीगेंड के साथ जितना बड़ा ग्रुप लगा होता है, बल्कि ग्रुप लगा होता है, तो क्या होता है, स्टेरिक हिंडर्स की वजह से कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल होता है। अब यहाँ जरा एग्जाम्पल भी देखिएगा, इथाइलिन डाइमाइन कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइमाइन। अब जैसा कि इस एग्जाम्पल में देखें, ये क्या है, इथाइलिन डाइमाइन है, जबकि ये क्या है, ये टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइमाइन है।
तो ये बल्की ग्रुप्स होने की वजह से क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ एंड पॉइंट डिटेक्शन, यानी कि एंड पॉइंट जो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए हम एंड पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं। सो मेथड डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट, हमारे पास मैनुअल इंडिकेटर्स या फिर हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स यूज़ करते हैं। मैनुअल इंडिकेटर में उसी तरह क्या होगा, उनका कलर चेंज होता है। कलर चेंज किस बेस पे होता है, एड्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। उसकी जो है पीएच चेंज होती है एंड पॉइंट पे, तो तब जो है कलर चेंज होता है। तो मैनुअल इंडिकेटर्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टाइप्स में। और मैनुअल इंडिकेटर के साथ जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं उसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एम्पीरोमीट्रिक, पोटेंशियोमीट्रिक और हाई फ्रीक्वेंसी टाइट्रेटर। तो ये जो है ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड है जिसमें हम लाइट अब्जॉर्प्शन के थ्रू या करंट इंटेंसिटी को मैयर करके या पोटेंशियल को मैयर करके क्या करते हैं, एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर इज़ अ डाई विच इज़ कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ चिलेटिंग एजेंट टू गिव अ डाई मेटल कॉम्प्लेक्स। अब होता क्या है कि यहाँ पे इंडिकेटर, एक डाई को, ऑर्गेनिक डाई को एज अ इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, और वो इंडिकेटर क्या करता है, वो चिलेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। यानी वो भी क्या करता है, मेटल के साथ, मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, और वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, कलर्ड होगा। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, द लेटर इज डिफरेंट in color from the dye itself, as also has a low stability constant than the chelate metal complex। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। सबसे पहले जो कि हमने प्रीवियस डिस्कस करते आए हैं कि क्या होता है कि जो मेटल आइंस होते हैं, एनालाइट आइंस, एनालाइट मेटल आइन, उनके साथ जो है चिलेटिंग एजेंट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चिलेट मेटल कॉम्प्लेक्स। और फिर इंडिकेटर क्या करेगा, इंडिकेटर भी चिलेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है और क्या बनाता है, डाई मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसका जो कलर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। द लेटर इज डिफरेंट इन कलर फ्रॉम द डाई इटसेल्फ, यानी कि डाई का जो कलर होगा, हमने इंडिकेटर को किस चीज़ को इंडिकेटर के तौर पे यूज़ किया है, डाई को। तो जारी बात है डाई का कोई ना कोई कलर है, लेकिन जब वो डाई मेटल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसकी क्या होती है, इसकी लो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है एज कंपेयर टू चिलेट मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जरा देखें, द कलर ऑफ द सोल्यूशन देयरफॉर रिमेन्स दैट द डाई कॉम्प्लेक्स अंटिल द एंड पॉइंट व्हेन एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सोडियम EDTA हैज बीन एडेड। अब होता क्या है कि एंड पॉइंट तक क्या होगा, एंड पॉइंट तक वही कलर रहेगा, ठीक है, जो किसका था, जो कि डाई कॉम्प्लेक्स का था, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सोडियम EDTA ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, एज सुन एज देयर इज द स्लाइटेस्ट एक्सेस ऑफ EDTA, जैसे EDTA कंसंट्रेशन स्लाइटली एक्सेस होगी तो मेटल जो है, मेटल डाई कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होगा, ठीक है, और फ्री जो डाई है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय अ चेंज इन कलर। अब इसको मैं दोबारा कहानी को रिपीट करता हूँ। होना क्या है कि सबसे पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स बनना है, मेटल डाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, मेटल डाई कॉम्प्लेक्स। उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें आप EDTA ऐड कर रहे हैं। जैसे ही EDTA एक्सेस में होगा तो जो डाई है वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स से डीकम्पोज होके फ्री हो जाएगी, और देन क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा। तो जैसे ही उसका कलर चेंज होगा तो हमें इंडिकेशन हो जाएगी कि यहाँ पे जो है रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है और ये क्या है, एंड पॉइंट आ गया है, ठीक हो गया। तो ये जो इंडिकेटर जो यूज़ किए जाते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में, वो किसी डाई को यूज़ किया जाता है और वो मेटल आयन के साथ क्या करते हैं, डाई मेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, जिसका कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट कलर होगा
और इंडिपेंडेंट जो फ्री डाई है उसका कलर क्या। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा कि जो मेटल इंडिकेटर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। मेटल इंडिकेटर्स मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो एक डाई होती है, और वो डाई क्या करती है, मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, डाई मेटल कॉम्प्लेक्स। तो उस डाई का कॉम्प्लेक्स में कलर और होता है और वो फ्री फॉर्म में उसका कलर और होता है। ठीक है, तो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो देखिएगा सबसे पहले मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स मस्ट बी लेस स्टेबल देन द मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ईडीटीए एक्सेस में होगा तो मेटल आयन किसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे, ईडीटीए के साथ। और इसी तरह जो इंडिकेटर है, जो डाई है, वो क्या होगी, फ्री फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी, जिससे उसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स मस्ट बी लेस स्टेबल किसकी निस्बत, मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स की निस्बत। सेकंड क्या पॉइंट है जी, बाइंडिंग बिटवीन मेटल एंड इंडिकेटर must not be too weak. It has to avoid EDTA replacing at the beginning of the titration. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मेटल और इंडिकेटर की बाइंडिंग है ये बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, टाइट्रेशन के शुरू में ही ईडीटीए क्या कर देगा, उस इंडिकेटर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, इन जनरल द मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स शुड बी 10 to 10 times लेस स्टेबल देन द मेटल टाइट्रेंट कॉम्प्लेक्स। यानी ये उनकी रिलेटिव जो है स्टेबिलिटी की बात की है कि जो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है ये लेस स्टेबल होना चाहिए। कितना लेस स्टेबल होना चाहिए, 10 to 100 टाइम्स, किसकी निस्बत, मेटल टाइट्रेंट कॉम्प्लेक्स की निस्बत। ठीक है, यहाँ पे टाइट्रेंट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ईडीटीए। और इसका लास्ट पॉइंट क्या है, color of the indicator and the metal complex indicator must be sufficiently different। यानी दोनों जो कलर होते हैं, ठीक है, किसका कलर, कलर ऑफ द इंडिकेटर एंड द कलर ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर। यानी जो इंडिकेटर ने मेटल के साथ मिल के कॉम्प्लेक्स बनाया था उसका कलर और होना चाहिए, और उसकी फ्री फॉर्म जो हो तब उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए। तो ये मेटल इंडिकेटर की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि इस मेथड के लिए ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि जो ईडीटीए टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज़ होता है वो कौन सा है। अक्सर ये एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन आता है। इसका नाम है इरियोक्रोम ब्लैक टी। क्या है, इरियोक्रोम ब्लैक टी, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इसकी जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है उसमें इसका कलर जो है वो रेड है। ठीक है, और इसकी आयनाइज्ड फॉर्म में इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, और जब ये फर्दर, यानी इसमें क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है। अगर क्या होगा, एक एच जाएगा तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, दूसरा एच भी जाएगा तो क्या होगा, ये इसका कलर चेंज होके ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे जैसे इसकी आयनाइजेशन होती है तो इसका कलर जो है, डाई का कलर चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मेटल इंडिकेटर जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसमें इसका कलर क्या है, रेड है। जबकि इसमें यहाँ पे जब ये क्या हुआ, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, ब्रेक हुआ, डिकम्पोज हुआ, तो तब इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। तो ये आपने नोट कर लेना है कि इसमें जो हम ईडीटीए टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, एरियोक्रोम ब्लैक टी है। ठीक है, मेटल कॉम्प्लेक्स में इसका कलर रेड होता है और फ्री फॉर्म में इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसकी मज़ीद जो है एक्सप्लेनेशन देखिए कि जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो अपना कलर चेंज करते हैं जब मेटल आयन के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, ये बात हो रही है इंडिकेटर्स की। ठीक है, तो अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो 10 to 100 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया, तो ये एक पॉइंट। अब यहाँ ज़रा देखिएगा होता क्या है, यहाँ पे इसका प्रोसीजर।
कि बिफोर टाइट्रेशन, फॉर एग्जांपल हम जो है वाटर में मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि सबसे पहले जो मैग्नीशियम आयंस हैं, ठीक है, जिनका कोई कलर नहीं होता, तो वो इंडिकेटर के साथ क्या करेंगे, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कलर क्या हुआ, रेड, जबकि जो इंडिकेटर है उसका फ्री फॉर्म में कलर क्या होता है, ब्लू होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि ड्यूरिंग टाइट्रेशन, यानी कि आपने क्या करना है, आपने सैंपल लिया, ठीक है, एक फ्लास्क में, और इसमें आपने इंडिकेटर ऐड कर दिया। तो जैसे ही आपने इंडिकेटर ऐड किया, इंडिकेटर ने क्या किया, वो एक चिलेटिंग एजेंट था, एक डाई थी, उसने मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, और उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप टाइट्रेशन करेंगे, तो टाइट्रेशन किस तरह कर रहे हैं कि आप उसमें ईडीटीए को ऐड कर रहे हैं ड्रॉप वाइज, ठीक है। ये सेकंड स्टेप देखिएगा, ड्यूरिंग टाइट्रेशन एंड पॉइंट से पहले पहले। अब होगा क्या कि जो मैग्नीशियम आयंस हैं, जो कि फ्री मैग्नीशियम आयंस थे, क्या थे, फ्री मैग्नीशियम आयंस, वो ईडीटीए के साथ मिलके क्या करेंगे, मेटल ईडीटीए यानी मैग्नीशियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, रेड होगा, ड्यू टू किस वजह से, मैग्नीशियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स की वजह से, जो कि ऑलरेडी बन चुका था। यानी कि जो ईडीटीए है वो मेटल आयन के साथ मिल के कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अब होगा क्या कि एंड पॉइंट पे, जब एंड पॉइंट पे क्या होगा, यहां तक तो सारे के सारे मेटल आयंस जो हैं उन्होंने किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, ईडीटीए के साथ, ठीक है। और ऑलरेडी उसमें क्या मौजूद था, उसमें मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स मौजूद था, ठीक है। जब आप एक्सेस में एंड पॉइंट पे क्या होता है, जब मजीद आप ईडीटीए के ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं, तो क्या होता है, क्योंकि ईडीटीए मेटल कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है, तो क्या होगा, मेटल इंडिकेटर डीकम्पोज होना शुरू होगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा फ्री इंडिकेटर में, ठीक है, यानी पहली वाली फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका अब सोल्यूशन का कलर रेड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में। तो जैसे ही अगेन वो ब्लू में कलर हो, ब्लू कलर जो है शो होने लगेगा, तो दैट विल बी एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट पे ज़रा दोबारा देख लें, एट द एंड पॉइंट क्या होता है कि मैग्नीशियम और इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है, वो डीकम्पोज होगा, तो मैग्नीशियम किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ईडीटीए के साथ, ठीक है। और जो डीकम्पोजिशन के नतीजे में इंडिकेटर क्या होगा, दोबारा फ्री फॉर्म में आएगा, तो फ्री फॉर्म में उसका कलर क्या होगा, ब्लू, ठीक है। तो इस तरह जो है ये जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर का एट द एंड कलर चेंज होता है, तो उससे हम उसका एंड पॉइंट जो है वो डिटरमिन करते हैं। अब यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनकी क्या पीएच रेंज है और किन मेटल्स की डिटेक्शन के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है, तो एक पूरा कंप्लीट टेबल है यहाँ पे। तो इन सब को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चंद एक जो है वो आप अगर याद कर लें, तो यहाँ ज़रा देखिएगा कि अगर हम पीएच रेंज की बात करें, तो मॉर्डेंट ब्लैक टू है, इयोक्रोम ब्लैक टी है, सोलो क्रोम ब्लैक टी है, इनका कलर रेड टू ब्लू होता है, यानी एंड पॉइंट पे इनका कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इनकी जो इन इंडिकेटर्स का जो फ्री फॉर्म में कलर होता है वो ब्लू होता है, लेकिन मेटल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में इनका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। तो कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, मैंगनीज, लेड, मरकरी, इन सब की डिटेक्शन के लिए इन इंडिकेटर्स को यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह म्यूरक्साइड है, अमोनियम परप्यूरेट है, तो इसका वायलेट से ब्लू कलर चेंज होता है, ठीक है। इसी तरह जो है नीचे ये मिथाइल ब्लू है, थाइमोल ब्लू है, एलिजरीन है, तो इनके कलर भी जो क्या हैं चेंज होंगे। तो इस टेबल को जो है आपने नोट डाउन कर लेना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अक्सर पूछा जाता है, इरियोक्रोम ब्लैक टी है, थाइमोल ब्लू का पूछा जा सकता है, और यहाँ पे एक और है ये मिथाइल ब्लू, ठीक है। तो इसमें से दो चार अगर आपको याद हैं, और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कौन से इंडिकेटर यूज़ होते हैं, तो अगर आपको दो तीन नाम भी आते हैं तो इट विल बी इनफ। जी, हम अब डिस्कस करते हैं ईडीटीए टाइट्रेशन टेक्निक्स।
ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक है, सो मैनी मेटल्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय डायरेक्ट टाइट्रेशन विद ईडीटीए, यानी बहुत से जो है मेटल्स उनको हम ईडीटीए टाइट्रेशन से डिटरमिन कर सकते हैं उनकी कंसंट्रेशन को। वीक मेटल complexes such as calcium and magnesium should be titrated in basic solution using eriochrome black tea, calmagite and एरसिनाजो एज एन इंडिकेटर, यानी डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, इनको यूज़ करके आप कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस की जो है जो कि वीक मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ठीक है, वीक मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो इनको टाइट्रेट किया जाता है बेसिक सोल्यूशन में। और इनके लिए जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इरियोक्रोम ब्लैक टी है और कैल्मागाइट है और आर्सिनाजो। सो किस तरह कॉपर आइंस की डिटर्मिनेशन की जाएगी, डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कॉपर आइंस विद ईडीटीए। तो इसमें क्या होता है, द कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर विद ईडीटीए इज मोर स्टेबल देन इट्स कॉम्प्लेक्स विद म्यूरक्साइड इंडिकेटर। यानी यहाँ पे डिफरेंट इंडिकेटर्स का कंपैरिजन भी है कि कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, विद ईडीटीए वो मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू द म्यूरक्साइड इंडिकेटर। ठीक है, तो वही बात होगी कि जब ईडीटीए एक्सेस में होगा तो होता क्या है कि फिर ईडीटीए मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है और जो इंडिकेटर है वो फ्री फॉर्म में आता है जहाँ से उसका कलर चेंज होता है। दैट विल बी द एंड पॉइंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ जिंक है विद ईडीटीए। तो जिंक का जो कॉम्प्लेक्स है ईडीटीए के साथ, ठीक है, वो मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू जिंक इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स। तो अगेन सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही केमिस्ट्री है जो कि हमने प्रीवियस स्टेप में डिस्कस की थी कि होता क्या है कि स्टार्टिंग पे जब हम इंडिकेटर ऐड करते हैं सैंपल में तो इंडिकेटर मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो फिर जब उसकी टाइट्रेशन की जाती है तो देन ईडीटीए मेटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जैसे ही सारे जो मेटल आइंस हैं वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो चुके होंगे तो फर्दर ईडीटीए के ऐड करने से क्या होगा कि जो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स था वो डीकम्पोज होगा और वहाँ से इंडिकेटर का कलर चेंज होगा। सेकंड जो टेक्निक है ईडीटीए टाइट्रेशन टेक्निक्स में वो है बैक टाइट्रेशन, जो कि एक इनडायरेक्ट मेथड है। अब इसमें ज़रा देखिएगा, इट कैन बी परफॉर्म्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेवरल मेटल आइंस कैन नॉट बी टाइट्रेटेड डायरेक्टली बट फॉर्म स्टेबल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स। यानी ये ऐसे मेटल आइंस के लिए है टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन के, जिनको डायरेक्टली टाइट्रेट नहीं किया जा सकता लेकिन वो ईडीटीए के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नाउन अमाउंट ऑफ ईडीटीए को ऐड किया जाता है एनालाइट सैंपल सॉल्यूशन में। ठीक है, और फिर क्या होता है कि एक्सेस जो है वो क्या होता है, उसको बैक टाइट्रेट किया जाता है विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ वीक मेटल आयन। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, आपने सैंपल जो एनालाइट सैंपल है उसमें वेट नाउन अमाउंट ऑफ ईडीटीए को ऐड कर देना है। तो ईडीटीए क्या करेगा, ईडीटीए मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो जो एक्सेस में ईडीटीए होगा तो उसको बैक टाइट्रेशन के थ्रू जो है उसको डिटरमिन किया जाता है विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ वीक मेटल आयन। ठीक है, वीक मेटल आयन को यूज करके। तो इसमें क्या है, द वीक मेटल आयन विल नॉट डिस्प्लेस द एनालाइट फ्रॉम इट्स ईडीटीए। अब क्योंकि आप वीक मेटल आयन को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो एनालाइट को रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, ईडीटीए कॉम्प्लेक्स से। अब यहाँ पे एग्जांपल ज़रा देखिएगा, यहाँ पे कुछ केसेस हैं। फॉर एग्जांपल जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जिसमें बेरियम सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, लेड सल्फेट है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है। तो ये आमतौर पर सॉल्युबल होते हैं, यूजुअली सॉल्युबल इन हॉट ईडीटीए। ठीक है, कि इनका जो है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएंगे। उसके बाद द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड ईडीटीए इज़ स्लो। ठीक है, किनका स्लो होता है, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, थैलियम वगैरह। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल है इज़ प्रेसिपिटेटेड एट द पीएच सूटेबल फॉर टाइट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, तीसरा जो केस है उसमें क्या है कि जो मेटल्स आयन हैं वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। तो ये तीन केसेस हैं। पहला केस क्या था कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस
उसके बाद जो है ऐसा केस के जिसमें मेटल और EDTA का रिएक्शन स्लो होता है, और तीसरा जो है कि जिसमें मेटल जो है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है। तो इन सब के लिए क्या किया जाता है, बैक टाइट्रेशन की जाती है। ठीक है, क्या किया जाएगा, बैक टाइट्रेशन, यानी इन्हीं के सैंपल में EDTA की नाउन अमाउंट ऐड कर दी जाएगी, तो फिर एक्सेस जो है अमाउंट उसको बैक टाइट्रेट किया जाता है विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ वीक मेटल आयन। और वीक मेटल आयन क्या करता है, वो एनालाइट को EDTA कॉम्प्लेक्स से रिप्लेस नहीं करता, तो सिर्फ जो है एक्सेस अमाउंट होगी वो ही जो है डिटरमन होगी EDTA की। तो उससे फिर हम बाद में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन के थ्रू पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एनालाइट के लिए EDTA कितना यूज़ हुआ था। अब नेक्स्ट जरा देखें डिटर्मिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम साल्ट। तो इसमें क्या है कि एल्यूमिनियम का जो सैंपल है उसको हीट किया जाता है विद नाउन एक्सेस ऑफ EDTA एट अ pH 7 to 8। तो सोल्यूशन इज़ देन एडजस्टेड, सोल्यूशन को उसके बाद pH 10 पे एडजस्ट किया जाता है, किसके थ्रू, अमोनिया बफर के थ्रू। ठीक है, तो जो होगा क्या, EDTA एल्यूमिनियम के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो जो रेजिडुअल EDTA होगा उसको फिर टाइट्रेट किया जाता है जिंक के थ्रू, जिंक के साथ यूजिंग इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। ठीक है, तो ये कहानी है, उसमें क्या होगा, कलर चेंज होता है वो होगा ब्लू टू वाइन रेड। अब इसमें ज़रा केमिस्ट्री देख लें कि एल्यूमिनियम जो है वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है। उसके बाद क्या होगा, इसको आप बॉयल करेंगे, तो उसके बाद जो एक्सेस में EDTA होगा उसको फिर आप जिंक के साथ टाइट्रेट करेंगे, तो जिंक EDTA कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, और उसी तरह फिर जो है जिंक जब इंडिकेटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसका फिर कलर जो है वो ब्लू से क्या होगा, वाइन रेड होगा। इसी तरह एक और टेक्निक है EDTA टाइट्रेशन की, वो है डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन। अब ये जो टेक्निक है ये तब काम करती है कि जब अननोन मेटल जो है हैज़ टाइटर बाइंडिंग टू EDTA देन जिंक एंड मैग्नीशियम। यानी आपके पास जो है सैंपल में एक ऐसा मेटल आयन है जो कि अननोन है और उसकी बाइंडिंग EDTA के साथ स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू जिंक एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके लिए फिर आप डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़रा देखिएगा, मेटल आयंस विद नो सेटिस्फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, कोई इस डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन में कोई सेटिस्फैक्ट्री इंडिकेटर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो मेटल है वो अननोन है और उसकी EDTA के साथ जो है टाइटर बॉन्ड बाइंडिंग है एज कम्पेयर टू जिंक और मैग्नीशियम जो कि आपके टारगेटेड मेटल आयंस हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें ज़रा देखिएगा, मैग्नीशियम एंड जिंक जो है कॉम्प्लेक्स विद EDTA इज़ एडिड टू द सोल्यूशन ऑफ अननोन मेटल आयन कंपोजिशन। तो अननोन मेटल क्या करेगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, मैग्नीशियम और जिंक को डिस्प्लेस करेगा और फिर उसको बैक टाइट्रेट किया जाएगा। यानी बैक टाइट्रेशन के थ्रू क्या होता है कि आपने पहले क्या करना है, आपने मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स बनाना है, जिंक EDTA कॉम्प्लेक्स बनाना है और उसको फिर आपने अननोन मेटल आयन जो कंपोजिशन है उसके सोल्यूशन में ऐड कर देना है। तो होगा क्या कि ये मैग्नीशियम और जिंक को कौन रिप्लेस कर देगा, वो अननोन जो मेटल है वो इन आयंस को डिस्प्लेस कर देंगे, व्हेन विच इज़ देन, फिर आप उसको क्या करते हैं, बैक टाइट्रेशन के थ्रू जो है डिटरमिन करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा कि टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर। अगर आप क्या कर रहे हैं, आपके पास मिक्सचर्स हैं और उसकी टाइट्रेशन करनी है, तो EDTA इज़ नॉट अ सिलेक्टिव रिएजेंट। ठीक है, सिलेक्टिविटी ऑफ EDTA कैन बी इंक्रीज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब EDTA जो है ये सिलेक्टिव रिएजेंट नहीं है। ठीक है, ये बहुत से मेटल आयन के साथ चिलेट फॉर्मेशन करता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ करता है, बहुत सारे मेटल्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो सिलेक्टिविटी जो है EDTA की, उसको आप बढ़ा सकते हैं। यानी आपके पास क्या है, आपके पास सैंपल में डिफरेंट मेटल आयंस हैं। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि किसी एक मेटल आयन की एस्टिमेशन करनी है, तो उसके लिए आप फिर क्या करेंगे, सिलेक्टिव मेथड यूज़ करेंगे। तो जो EDTA की सिलेक्टिविटी है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, उसको इंक्रीज़ किया जाता है बाय कंट्रोलिंग द pH ऑफ द मीडियम,
by adjustment of oxidation number of metal ion and by masking and demasking agent। तो ये तीन मेथड हैं जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, EDTA की सिलेक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। और ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट जो है मिक्सर होता है और मिक्सर में से किसी एक ख़ास मेटल की अगर आपने कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना है और आप चाह रहे हैं कि वही मेटल EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप इन फैक्टर्स को, इन प्रोसीजर को यूज़ करके सिलेक्टिव मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो इन्हीं जो मेथड्स है, कंट्रोलिंग द पीएच ऑफ द मीडियम, एडजस्टमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड मास्किंग एंड डीमास्किंग, तो इसे वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें कि क्या है जी कंट्रोल ऑफ पीएच ऑफ द मीडियम। अब जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, जो कि ट्राईवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट केटाइंस हैं, ठीक है, इनको ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अराउंड पीएच, किस पीएच पे, 1 to 3 पीएच। और ये जो पीएच है इसको क्या किया जाता है, इसको अटेन किया जाता है थ्रू कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ट्राईवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट केटाइंस टाइट्रेटेड एट पीएच 1 to 3 यूजिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक हो गया। इसी तरह अगर सेकंड ग्रुप के मेटल हैं, ठीक है, तो डाईवेलेंट मेटल्स, इनके लिए जो पीएच है वो है 4 to 6 और इसको मेंटेन किया जाता है यूजिंग एसीटेट बफर। ठीक हो गया। इसी तरह जो थर्ड ग्रुप है जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एट पीएच 10 और इस पीएच को मेंटेन किया जाता है यूजिंग अमोनिया बफर और 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास अगर यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के लिए पीएच डिफरेंट है, सेकंड के लिए डिफरेंट है, थर्ड के लिए डिफरेंट, यानी इन पीएच पे ये जो ग्रुप के मेटल केटाइंस हैं ये क्या करते हैं, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इनमें से कोई ख़ास टारगेटेड मेटल है आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग आप पीएच क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। और पीएच को एडजस्ट करने के लिए हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर 1 to 3 पीएच रिक्वायर्ड है तो क्या होगा, नाइट्रिक एसिड को ऐड किया जाएगा। इसी तरह 4 to 6 के लिए एसीटेट बफर है और पीएच 10 के लिए फिर क्या है, अमोनिया बफर और 8% NaOH। ठीक है, तो इसमें ज़रा देखिएगा, वी कैन टाइट्रेट मेटल केटाइंस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एट pH 1 to 3 without interference of the second and third groups, or at pH 4 to 6 we can titrate metal ion of second group without interference of the third group। अब होता क्या है कि अगर आपने pH मेंटेन किए 1 to 3 pH, तो इस pH पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये फर्स्ट ग्रुप के मेटल केटाइंस ही। ठीक है, बिस्मिथ है, आयरन है, थैलियम है, इस तरह ये जो है मरकरी है, यही क्या करेंगे, मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप जो है उनकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि सेकंड ग्रुप के जो मेटल हैं, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, लेड और कैडमियम वगैरह, ये करें स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 to 6 पीएच जो है मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इस पीएच पे फर्स्ट और थर्ड के मेटल जो हैं वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह पीएच को मेंटेन करके पीएच के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिविटी को अटेन कर सकते हैं। अब यहाँ जरा लास्ट पे देखिएगा, जैसे कि मिक्सचर ऑफ बिस्मिथ एंड लेड। सबसे पहले आप टाइट्रेट करते हैं बिस्मिथ को एट pH 2 यूजिंग जिलिनॉल ऑरेंज एज इंडिकेटर, और फिर pH को इंक्रीज किया जाता है टू 5 बाय एडिंग हेक्सामाइन एंड टाइट्रेटिंग लेड। ठीक है, तो इस तरह यानी pH को कंट्रोल करके आप सिलेक्टिव मेटल का ही कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। सेकंड जो मेथड था सिलेक्टिविटी को, EDTA की सिलेक्टिविटी को अटेन करने का, वो था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन को आप क्या करें, एडजस्ट करें। ठीक है, तो इसमें ज़रा देखें, दिस सॉल्व्स द इंटरफेरेंस बिटवीन मेटल केटाइंस ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ पीएच। अब हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि हमारे पास पीएच में कौन कौन से ग्रुप थे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। अब हर ग्रुप में डिफरेंट केटाइंस हैं, ऐसे ही है। तो हर ग्रुप में डिफरेंट केटाइंस हैं, तो सेम ग्रुप के जो मेटल केटाइंस हैं उनकी इंटरफेरेंस को के इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है,
तो एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज़ अ विटामिन सी, ठीक है, इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है इन रिमूवल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ फेरिक आइंस इन फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड को आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो फेरिक आइंस की इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए क्या होगा, इस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ किया जाएगा। ये फेरिक को किस में कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस कर देगा फेरस में, ठीक है। तो जब ये फेरस में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या है कि ये इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इसी तरह मर्क्यूरस है तो उसको, मर्क्यूरिक है तो उसको मर्क्यूरस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह ये कॉपरस है तो उसको कॉपरिक को कॉपरस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन को एडजस्ट करके सेम ग्रुप ऑफ पीएच के जो मेटल कैटाइंस हैं उनकी इंटरफेरेंस के इशू को रिजॉल्व किया जाता है। अब जैसे कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है जिसने फेरिक को फेरस में और मर्क्यूरिक को मर्क्यूरस में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, फेरस मर्क्यूरस कॉपरस डू नॉट रिएक्ट विद ईडीटीए, तो ये ईडीटीए के साथ रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, थर्ड जो मेथड है जो कि सिलेक्टिविटी ऑफ द ईडीटीए को इंक्रीज़ करता है वो है मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट। मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट। अब मास्किंग एजेंट होता क्या है, पहली तो ये बात तो ज़रा देखिएगा, मास्किंग एजेंट प्रोटेक्ट्स सम कंपोनेंट ऑफ द एनालाइट फ्रॉम रिएक्टिंग विद ईडीटीए। मास्किंग एजेंट क्या करेगा, ये कुछ एनालाइट के कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसका काम ये है कि उन कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करना ताकि वो ईडीटीए के साथ रिएक्ट ना कर सकें, ठीक है। These reagents form complexes with interfering ions which are more stable than complexes formed with indicator and EDTA। अब होता क्या है कि वो आइंस जो कि इंटरफेयर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स ना बनाए, तो फिर क्या किया जाएगा, मास्किंग एजेंट्स को यूज़ किया जाएगा। वो मास्किंग एजेंट क्या करेंगे, उन इंटरफेयरिंग आइंस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा देन द कॉम्प्लेक्सेस दैट फॉर्म्ड विद इंडिकेटर एंड ईडीटीए। तो इस तरह जो है उन इंटरफेयरिंग आइंस को ईडीटीए के साथ इंटरेक्शन से प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे एजेंट्स को क्या कहा जाता है, मास्किंग एजेंट्स। अब इसमें ज़रा देखिएगा, मास्किंग एजेंट की एग्जांपल जैसा कि पोटाशियम साइनाइड है, पोटाशियम साइनाइड, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज मास्किंग एजेंट ऑफ फॉर सिल्वर, कॉपर, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, जिंक। ये इन सब के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है और मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसी तरह एक और जो है मास्किंग एजेंट इथानोल अमाइन, ट्राई इथानोल अमाइन, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज मास्किंग एजेंट फॉर फेरिक, एल्यूमिनियम एंड स्टेनस आइंस के लिए इसके यूज़ होता है एज अ मास्किंग एजेंट, ठीक हो गया। इसी तरह फ्लोराइड जो है, ठीक है, और आयोडाइड, ठीक है, पोटाशियम आयोडाइड, तो अमोनियम फ्लोराइड, तो ये भी यूज़ होते हैं एज मास्किंग एजेंट, ठीक है। अमोनियम फ्लोराइड जो है इट इज़ यूज्ड एज मास्किंग एजेंट फॉर फेरिक एंड एल्यूमिनियम, और जबकि जो पोटाशियम आयोडाइड है इट इज़ यूज्ड एज अ मास्किंग एजेंट फॉर मर्क्यूरस टू गिव ट्राई आयोडो कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे सिर्फ इसमें जो है आपने याद क्या रखना है कि ये भी एक मेथड है। मास्किंग एजेंट का मकसद क्या होता है कि एक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए, और मास्किंग एजेंट क्या करता है, ये इंटरफेयरिंग आयन के साथ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एनालाइट कंपोनेंट को ईडीटीए के साथ रिएक्ट करने से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ डी मास्किंग एजेंट, ठीक है। डी मास्किंग एजेंट जो है रिलीजिंग मास्किंग एजेंट फ्रॉम एनालाइट। अब ज़रा देखें कि हुआ क्या कि हमारे पास मास्किंग एजेंट ने क्या किया, मेटल आइंस के साथ एनालाइट आइंस के साथ क्या किया, कॉम्प्लेक्स बनाया। हम चाहते हैं कि वो मेटल आइंस जो हैं मास्किंग एजेंट से क्या हो जाएं, रिलीज़ हो जाएं, अलग हो जाएं, तो उसके लिए फिर क्या यूज़ किया जाता है, डी मास्किंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो डी मास्किंग एजेंट रिलीजिंग मास्किंग एजेंट फ्रॉम एनालाइट, ठीक है। एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा, एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री is the analysis of three metals copper, cadmium and calcium. The following method of analysis is followed।
अब ये सारी कहानी जो कि हमने पीछे डिस्कस की है, ठीक है, कि अगर हमारे पास क्या हो, सेम पीएच के डिफरेंट जो है, एक सेम पीएच ग्रुप हो जिसमें डिफरेंट मेटल आइंस होते हैं, और हम किसी एक स्पेसिफिक मेटल आयन की एस्टिमेशन चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं जो कि हमने सिलेक्टिविटी में डिस्कस किए हैं, कि उससे आप क्या कर सकते हैं, मास्किंग एजेंट के थ्रू, या फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर को कंट्रोल करके एडजस्ट करके जो है सिलेक्टिविटी को अटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास 3 मेटल्स हैं, कॉपर है, कैडमियम है और कैल्शियम है। तो इसमें हम देखते हैं कि मास्किंग और डी मास्किंग एजेंट जो है किस तरह यूज़ होंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्री में। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, ऑल मेटल्स आर टाइट्रेटेड। जब सब मेटल्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, कैल्शियम भी, कैडमियम भी और कॉपर भी, ठीक है। तो ओनली कैल्शियम टाइट्रेटेड। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सिर्फ हम चाहते हैं कि सिर्फ क्या हो, कैल्शियम टाइट्रेट करे EDTA के साथ, तो फिर क्या करना होगा, कॉपर और कैडमियम को हमने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, साइनाइड आयन, जो कि मास्किंग एजेंट है। तो क्या बनेगा, कॉपर साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और कैडमियम साइनाइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम का साइनाइड आयन के साथ जो है कोई रिएक्शन नहीं होता, तो ये क्या करेगा, ये EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि सिर्फ कौन सा कॉम्प्लेक्स बने, कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बने, बाकी ये दोनों ना बने। तो इन दोनों को प्रोटेक्ट किस तरह किया है हमने, साइनाइड आयन को यूज़ करके, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एट द एंड सिर्फ किसका बना है, कैल्शियम EDTA का बना है। अब नेक्स्ट जरा देखिएगा कि जो कैडमियम और कैल्शियम है, ठीक है, आर टाइट्रेटेड। तो ये इसको हम किस तरह करेंगे, हमने अब क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि कैडमियम जो है, कैडमियम उसको टाइट्रेट किया जाए, उसकी हम कंसंट्रेशन डिटरमिन करना चाहते हैं EDTA के साथ। लेकिन पिछले स्टेप में क्या हुआ था, पिछले स्टेप में कैडमियम साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना चुका है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, मेटल को जो मास्किंग एजेंट है वहाँ से रिलीज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रा स्टेप देखिएगा, उसमें हम डी मास्किंग एजेंट को यूज़ करेंगे। अब ये जो कैडमियम साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कैडमियम जो है वो रिलीज़ होगा। तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इट इज़ अ डी मास्किंग एजेंट। और डी मास्किंग एजेंट का काम क्या है, इट रिलीजेज मास्किंग एजेंट फ्रॉम एनालाइट, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ये ज़रा नीचे देखें तो इसी तरह कॉपर साइनाइड कॉम्प्लेक्स जो है, उसका भी आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह क्या हुआ, इस तरह अभी सिर्फ कॉपर साइनाइड कॉम्प्लेक्स रहेगा, यानी कॉपर जो है वो टाइट्रेट नहीं होगा EDTA के साथ, बाकी दोनों जो है आप उसको कर सकेंगे, ठीक है, कैडमियम को भी और कॉपर को भी। अब ये कहानी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास स्टार्टिंग पे 3 मेटल आयंस थे, कॉपर, कैडमियम और कैल्शियम, और वन बाय वन हम चाहते हैं कि इनकी एस्टिमेशन की जाए। तो हमने क्या करना है, हमने एक मास्किंग एजेंट यूज़ करना है जो कॉपर और कैडमियम दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पहले स्टेप में हमारे पास कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जहाँ से हम उसकी एस्टिमेशन कर लेंगे। अब अगले स्टेप में अभी कॉपर और कैडमियम में हम क्या कर रहे हैं, हम डी मास्किंग एजेंट ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो सिर्फ कैडमियम को फ्री करे, ठीक है, कॉपर को फ्री ना करे। तो वो कौन सा डी मास्किंग एजेंट है, वो है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जो कॉपर साइनाइड कॉम्प्लेक्स है वहाँ से कॉपर फ्री फॉर्म में आ जाए, ठीक है, कॉपर आइंस, तो उसके लिए जो डी मास्किंग एजेंट है वो कौन सा होगा, वो होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इट रिलीजेज क्यूप्रस फ्रॉम कॉपर थायोयूरिया कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। अगर आपने जो मास्किंग एजेंट है वो थायोयूरिया यूज़ किया था, ठीक है, जिसने कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो इसको डी मास्किंग एजेंट कौन सा यूज़ करना है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से क्या होगा कि ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो क्यूप्रस आइंस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल ये जो हमारा लेक्चर था ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से रिलेटेड था। इसमें हमने बहुत डिटेल में चीज़ों डिस्कस की हैं। होपफुली ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी।
इस लेक्चर के रिलेटेड आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो अपने हमारे कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें।